हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल नील बोर ने दिया था और ये मॉडल जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें हम देख रहे थे कि जो पिछला मॉडल था यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, उस मॉडल में जो कमियां थीं उन कमियों को ही दूर करके कुछ नई अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है नील बोर के मॉडल में। तो इस मॉडल की पहली अवधारणा है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। तो ये इस बारे में रदरफोर्ड ने बताया था अपने मॉडल में, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरह की कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो उसके बारे में बोर के मॉडल में बताया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें स्थायी, स्थिर या अनुमेयक कक्षा कहते हैं। तो इसे हम फिगर से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर एक परमाणु है तो उसमें बीच में नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर हम देखते हैं बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इन सारी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उस कक्षा में ही चक्कर लगाएंगे जिस कक्षा की त्रिज्या और ऊर्जा एक फिक्स वैल्यू जो दी गई हो उतनी हो। मतलब पहले से फिक्स किया गया है कि अगर इतनी इतनी त्रिज्या या इतनी इतनी ऊर्जा होगी तभी उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा सकते हैं, और इन कक्षाओं को हम स्थायी, स्थिर या अनुमेयक कक्षा कहते हैं। अब सेकंड अवधारणा है कि किसी एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, मतलब ऊर्जा को निकालते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम पहली कक्षा को देख रहे हैं तो इस कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो अगर एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऊर्जा भी जो है वो समान होगी, और इलेक्ट्रॉन जब कक्षाओं में घूमेंगे तो अपनी ऊर्जा को यहाँ से निकालेंगे नहीं, मतलब कि जितनी इनकी ऊर्जा है वो पहले से बनी रहेगी। अब हम तीसरी अवधारणा देखते हैं कि स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। तो स्थायी कक्षा मतलब यही कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका कोणीय संवेग जो है h/2π का पूर्ण गुणित होगा। यानी हम देख सकते हैं कि इनका जो कोणीय संवेग होगा वो ये या तो h/2π होगा, मतलब कि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। पूर्ण गुणित मतलब कि हमें पूर्ण संख्या का गुणा करना है, 1 का, 2 का, 3 का, इस तरीके से हम अनंत तक का गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोणीय संवेग मतलब कि इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कोणीय संवेग जो है इसी प्रकार के होंगे। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं इस तरीके से, जो 1 2 3 लिखा जा रहा है आगे उसकी जगह हम n लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि n जो है 0 1 2 3 आदि है, और जहाँ पे n जो है कक्षाओं की क्रम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली कक्षा के हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, ठीक है, n बराबर 1 है तो मतलब कि ये पहली कक्षा हो जाएगी। तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना हो जाएगा, फिर दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग हम क्रम से देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग था जो हमने एक तरीके से निकाला है। अब हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक और प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और r त्रिज्या की कक्षा में वो v वेग से घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को दिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम समीकरण 1 और 2 दे सकते हैं और इनकी वैल्यू हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि mvr बराबर हो जाएगा nh/2π। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे r जो है वो n के समानुपाती है। यानी r, यदि हम कह सकते हैं कि अगर n का मान अधिक होगा, एक दूसरे के समानुपाती है, तो अगर n का मान अधिक है
तो यहाँ पे R का मान भी अधिक होगा, और R अधिक होगा यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान अधिक है, मतलब कक्षा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्रम संख्या, हम वैसे वैसे देखेंगे कि इनकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी और इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो हम देख रहे हैं पहली कक्षा जो होगी उसकी त्रिज्या और ऊर्जा कम होगी, दूसरी कक्षा की त्रिज्या और ऊर्जा थोड़ी अधिक होगी, फिर तीसरी की और अधिक होगी। तो इस तरीके से कक्षाएं दूर जाएंगी तो उनकी त्रिज्या बढ़ेगी और साथ में ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पे हम कक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं और ये के से स्टार्ट होता है, तो KLMNOP इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में, निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं तथा बाह्य स्रोत से ऊर्जा अवशोषित कर ये उच्च ऊर्जा की कक्षा में चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ओरिजिनली हम देखेंगे कि जो कम ऊर्जा वाली कक्षा होगी, जैसे हम देख रहे हैं 2 कक्षा देख रहे हैं, तो जो अंदर होगी उसकी ऊर्जा निम्न होगी, बाहर वाले की ऊर्जा अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में है। लेकिन अगर हम इसको बाह्य स्रोत से कहीं बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, जिस ऊर्जा का मान हम यहाँ पे देख रहे हैं h न्यू है, तो अगर ये ऊर्जा लेती है तो इस ऊर्जा को अवशोषित करेगी, तो जिससे इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चली जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर निम्न ऊर्जा की कक्षा जो है उसकी ऊर्जा E1 है और जो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा E2 है, और जो ऊर्जा अवशोषित कर रही है उस ऊर्जा की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति न्यू है। ठीक है, ये न्यू है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कक्षाओं के बीच की जो ऊर्जा का अंतर होगा वो अवशोषित ऊर्जा के बराबर होगा, यानी इनके अंतर E2 - E1 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा अवशोषित ऊर्जा के, यानी h न्यू के। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा जहाँ पे हम देख रहे हैं h जो है वो प्लांक नियतांक है और न्यू तो हमने देखी है कि आवृत्ति है। अब इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चली गई है, लेकिन अब इसको और ऊर्जा बाहर से नहीं मिली। अगर और ऊर्जा मिलती है तो ये और ऊर्जा को अवशोषित करके और उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगी जो इसके बाद होगी। लेकिन अगर ऊर्जा नहीं मिली तो ये जो ऊर्जा अवशोषित की थी उसका उत्सर्जन करेगी, उस ऊर्जा को निकाल देगी और वापस अपनी मूल अवस्था में चली आएगी। तो यानी यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित होगी और उत्सर्जित ऊर्जा का मान उतना ही होगा जितनी अवशोषित का है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी यानी h न्यू जो होगी वो फिर से इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर यानी E2 - E1 होगी, जिसको हम डेल्टा E से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं = डेल्टा E। तो ये जो हमें समीकरण मिला है, इस समीकरण को हम बोर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में कुछ अवधारणाएं दी थी, परमाणु के बारे में कुछ बताया, लेकिन फिर भी देखा गया कि बोर के जो परमाणु मॉडल है उसमें कुछ कमियां थीं। तो अब हम बोर के मॉडल की कुछ कमियों को देखेंगे। तो फर्स्ट है कि बोर का मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, मतलब ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन है, या फिर कोई आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम प्लस को ले सकते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हीलियम प्लस जो होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यानी एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो मतलब कोई परमाणु या आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है, ये जो उत्सर्जित ऊर्जा थी उसी का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो इस मॉडल से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु या आयन की व्याख्या नहीं की जा सकती है। सेकेंड इसकी कमी है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या इस मॉडल द्वारा संभव नहीं है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था उसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, तो इसकी उत्पत्ति की व्याख्या तो कर दिया, लेकिन इस स्पेक्ट्रम की जो सूक्ष्म संरचना है उसके बारे में नहीं बता पा रहा है। और थर्ड है कि जीमान प्रभाव की व्याख्या जो है इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती है। तो जीमान प्रभाव क्या है, हम इसको समझते हैं कि अगर कोई वस्तु से उत्सर्जन
स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इस वस्तु को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था वो स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है फिर से कई रेखाओं में बढ़ जाती हैं। तो इसी क्रिया को हम जीमान प्रभाव कहते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए वस्तु है जिससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम निकल रहा है। तो अगर इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच रख देते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच, तो हम देखते हैं कि ये जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ये फिर से कई रेखाओं में बढ़ जाता है, कई सूक्ष्म रेखाओं में बढ़ जाता है। इस प्रकार से जितने भी स्पेक्ट्रम रेखाएं होंगी सभी सूक्ष्म रेखाओं में बढ़ जाएंगी। तो यही क्रिया जो है जीमान इफेक्ट या जीमान प्रभाव है। तो इस प्रभाव की व्याख्या भी इस मॉडल से यानी बोर के मॉडल से संभव नहीं है।